मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले में राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। सूरत सेशन कोर्ट में जो पहले फैसला आया था उसको चैलेंज किया गया था और कन्विक्शन को स्टे लगाने के लिए मांग की गई थी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके मायने अगर आप देखें तो जो बंगला है पीछे राहुल गांधी का जो सरकारी आवास हुआ करता था, 2004 में जब राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद बने थे तो ये बंगला उनको अलॉट किया गया था। सरकारी बंगला है और जो कि लुटियंस के अंदर सांसद बनते हैं तो उनको दिया जाता है। हालांकि उस समय उनके पास एसपीजी की सुरक्षा थी, तो ऐसे में इस हाई सिक्योरिटी जोन में ये बंगला दिया गया था। अभी की अगर बात करें तो अब उनके सामने जो विकल्प है, अभी बंगला खाली करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सा जो सामान है यहाँ का वो यहाँ से 10 दिन पर शिफ्ट कर चुके हैं और उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि आज के फैसले पे अगर उनको स्टे मिल जाता कन्विक्शन पे तो ये बंगला खाली नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि अब स्टे नहीं मिला तो ऐसे में ये जो सरकारी आवास है ये अब उनको खाली करना पड़ेगा और पार्टी के सामने विकल्प हैं या राहुल गांधी के सामने विकल्प हैं कि वो जो उसके सीनियर यूं कहे जो उच्च अदालतें हैं वहां पर जाके इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 65,000 के पार पहुंच चुकी है। पॉजिटिविटी दर में भी उछाल देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम भय और उपेक्षा के चक्र को सामूहिक रूप से तोड़ें। देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव संख्या 65,000 के पार हो गई है। तो एक्टिव संख्या में भारी उछाल देखने को मिला है और जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें भी काफी उछाल देखने को मिला है। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 1700 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। मौतों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार सामने आ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोरोना पैर बसार रहा है और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए। और अब जिस तरीके से एक्टिव संख्या जो है लगभग बढ़ती जा रही है, तो अब लोगों को जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संबित पात्रा बीजेपी के सीनियर स्पोक्स पर्सन केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों के माध्यम से दूसरे देशों से हिंदुस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कराने का काम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रह रह के करा रहे थे। एक इकोसिस्टम पूरी की पूरी इंडिया की जुडिशियरी के खिलाफ लग गई थी और आज जब यह जजमेंट आया है, मैं कहूंगा दिस इज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। यह साधारण जनता के लिए तो विजय का उत्सव है ही, पिछड़े वर्ग के लिए विजय का उत्सव है ही, ये न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है, क्योंकि जिस न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करके मोबिलाइजेशन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आज उसी न्यायपालिका ने कहा कि आप कितना भी दबाव या प्रेशर की राजनीति हमारे ऊपर करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर वी डोंट बकल अंडर प्रेशर। आपके प्रेशर टैक्टिक्स के कारण, आपके दबाव की राजनीति के कारण न्यायपालिका झुकती नहीं है। जो अन्याय है वो अन्याय है। इतना ही नहीं, आपने देखा था उनके जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, राज्यसभा के अंदर कई बार के सांसद रहे हैं, प्रमोद तिवारी जी, वो तो 2 कदम आगे निकलकर और कह रहे थे कि ये तो गांधी परिवार के लड़के हैं, ये राहुल गांधी केवल साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधारण हिंदुस्तानी नहीं है, ये तो गांधी परिवार का सदस्य है, उनके नाम में गांधी लगा हुआ है, इसलिए द लॉ शुड ट्रीट हिम डिफरेंटली। कानून इनको भिन्न करके इनके साथ वर्ताव करना चाहिए था। न्यायालय को इस प्रकार 2 वर्ष का जेल नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि ये राहुल गांधी हैं। ये कोई और होते तो ठीक है भैया, तुम 2 साल के जेल में जाओ,
हमें क्या जा रहा है। मगर राहुल गांधी हैं, इसलिए गांधी परिवार के लिए एक दूसरा मानदंड हो, गांधी परिवार के लिए कानून दूसरी परिभाषित हो, देयर शुड बी अ सेपरेट लॉ फॉर द गांधी फैमिली। यहां तक डिमांड उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया था, प्रमोद तिवारी जी ने किया था। ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और आज के इस जजमेंट से एक बात स्पष्ट होता है, के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने की थी। ये वैश्विक शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म के भारत के महत्व और अहमियत को चिन्हित करेगा। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर गौरव करना है, जो सदियों से बुद्ध धर्म के अभ्यास से लगातार समृद्ध होती रही है। फाउंडेशन बांग्लादेश। इसके बाद हिज एमिनेंस पद्माचार्य का ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के इस पहले आयोजन में आप सभी दुनिया के कोने कोने से आए हैं। बुद्ध की इस धरती की परंपरा है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हो तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है। क्योंकि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है, और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। ये सोच शाश्वत है, ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज इतने अलग अलग देशों से, इतने अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है, यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का ये सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है। जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से भव्य ही होगा। और आगे बढ़ते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से विधायक श्रीकांत शर्मा को प्रभारी बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति की है। श्रीकांत शर्मा का शिमला पहुंचने पर पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने शानदार स्वागत किया। श्रीकांत शर्मा का चुनाव के दौरान रुकने का कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीजेपी थोड़े संकट में है और प्रचार की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर मंथन चल रहा है। और G20 सम्मेलन का दूसरा दिन, विदेशी स्वदेशी प्रतिनिधि का धर्मशाला भ्रमण, नारगोटा चाय के बागानों का दौरा, मान टी एस्टेट फैक्ट्री का भी दौरा, कांगड़ा कला संग्रहालय का भी भ्रमण। सुबह डेलीगेट्स ने किया योगाभ्यास। तो आज जैसा कि आप सबको पता है G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है, जो हिमाचल प्रदेश के
कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आयोजित है और आज दूसरे दिन जितने भी प्रतिनिधि हैं, विदेशी हों या स्वदेशी, वो तमाम प्रतिनिधि आज धर्मशाला के भ्रमण पर हैं। G20 बैठक में सम्मिलित विदेशी मेहमानों के सम्मान में सुखू सरकार ने HPCA स्टेडियम में गाला डिनर का आयोजन किया। इस मौके पर उन्हें हिमाचली परंपरा के अनुरूप प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने डेलीगेट्स को उपहार भेंट किए, जिसमें सरकार के डेलीगेट्स को हिमाचली टोपी, शॉल के अलावा कांगड़ा पेंटिंग्स देकर सम्मानित किया गया। वहीं उन्हें पाइन निडल ईयर रिंग्स, किन्नौरी फ्लावर कोस्टर और देवी संस्कृति के प्रतीक मोहरों के साथ ही हिमाचली हस्तशिल्प उत्पाद ट्वीड टोड बैग और जूट मैट उपहार में दिए गए। गाला डिनर के दौरान विदेशी मेहमानों ने हिमाचल के लोक गीतों पर जमकर डांस किया। और फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि सीएम और एआईसीसी का सर्वे 100% सच है। गहलोत की सरकार फिर से बनने जा रही है। और अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अगले महीने भारत का दौरा करेंगे। वो 4 और 5 मई को भारत के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पाकिस्तान से राजनीतिक स्तर पर यह पहली यात्रा होगी। अब तक पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक स्तर पर प्रतिनिधित्व हुआ है। बिलावल भुट्टो यहां गोवा एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। यह देखना अहम होगा कि क्या गोवा में एससीओ के अलग भारत पाक द्विपक्षीय बात होगी या नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद यह किसी पाक नेता की पहली भारत यात्रा होगी। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग ने उनके द्वारा कार्यक्रम में संशोधन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह कार्यक्रम 27 मई को खत्म होगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियां 5 अप्रैल से 6 मई तक दर्ज की जा सकती हैं। 15 मई तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 27 मई को प्रकाशित की जाएगी। ये हम जानते हैं पिछले 5 साल से यही आंख बिचौली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खेल रही है। ये पहली बार है इतिहास में कि एक तरफ से सरकार दावे करती है कि हालात ठीक है, हालात पहले से बहुत अच्छे हैं, और फिर 5 साल से चुनाव नहीं होते। 90 में जब हालात खराब हुए थे, गोलियों और बम्बों के बीच में भी हालात पूरे काबू नहीं थे, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार, नरसिम्हा राव सरकार ने फैसला लिया कि हम आतंकवाद को जवाब देंगे, यहां जमहूरियत को बहाल करके। लोगों ने, लीडर्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज के मेन स्ट्रीम लीडर्स ने, कांग्रेस पार्टी ने उसमें लीड ले ली और हमने चुनाव करा के यहाँ पे लोकसभा के एमपी बन गए 6। उसके बाद असेंबली के चुनाव हो गए और एक शिकस्त मिली आतंकवाद को, पाकिस्तान को, दुनिया को। लोग तो जमहूरियत में हिस्सा ले रहे। तो इसलिए एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ जंग थी, वो चलती रही, वो आज भी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को जमहूरी अधिकार जो है वो हमेशा दिए गए। वो एक लंबा स्पेल सबसे लॉन्गेस्ट था, लेकिन उस वक्त हालात बहुत गंभीर थे। आज जब सरकार दावे करती है, हर रोज आंकड़े पेश करती है और ये क्लेम करती है कि हालात बहुत अच्छे हैं, फिर चुनाव क्यों नहीं होते? सर्दी आती है, लोग सोचते हैं गर्मी में हो गए, अब गर्मी आती है, लोग सोचते हैं बरसात के बाद होंगे। इसलिए लोगों के अपने अंदाजे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, हम ऑल पार्टी डेलीगेशन दे करके भी चुनाव आयोग के पास गए। जम्मू कश्मीर की तमाम अपोजिशन पार्टी जो जमहूरियत में विश्वास करती है,
और उन्होंने माना कि सारी प्रक्रिया आपने पूरी कर ली, फिर चुनाव में देरी क्यों? और इसलिए फिर भी उन्होंने कहा था कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी, उसमें चुनाव कंडक्ट में बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये चुनाव को आगे आगे करने का और डिले करने का ये तरीकाकार है और इससे जो है लोगों को वंचित रखा जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। आपको लगता है कि अब जो इलेक्टोरल रोल्स के पब्लिकेशन है, जो रिवाइज्ड पब्लिकेशन है, वो अब 27 को, तो इससे पहले भी बहुत बार एक्सटेंड किया गया। आपको लगता है कि ये आंख मचोली है? पिछली बार जब हुआ था तो एक स्पेशल ऑर्डर हुआ, लोगों को उम्मीद जगी कि हिमाचल और गुजरात के साथ ही जम्मू कश्मीर की रिवीजन हो रही है, तो इसका मतलब है उनके साथ चुनाव होंगे। वो चुनाव हो गए, सरकारें भी बन गई, लेकिन यह है कि यहाँ पे चुनाव नहीं हुए। इसी तरह से कोई ना कोई तरीका करके टाल दिया जाता है। अब G20 मीटिंग का बहाना करके टाल दिया जाएगा, फिर अमरनाथ यात्रा आ जाएगी, हमें नहीं पता क्या क्या और मकसद आ जाएंगे, लेकिन शायद इनको घबराहट है कि जहां उनकी सरकार नहीं बन सकती, इसलिए अब ना नौमन तेल होगी ना राधा राचेगी। शायद वो यही सोचते हैं एक ना एक दिन तो चुनाव कराना पड़ेगा, हम संघर्ष करेंगे। आप 5 साल से मांग कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ेगा, हम दबाव बनाएंगे कि क्यों चुनाव नहीं। और इस खबर पर हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे समीर से कुछ बातचीत करने की। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, ये मतदाता सूची पुनरीक्षण संशोधन, जो पुनरीक्षण कार्यक्रम से जो संशोधन हुआ है, इसमें असर क्या पड़ रहा है? जो 10 मई को कंक्लूड होना था वो 27 मई को कंक्लूड होगा, यानी 17 दिनों का फासला यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या ये 17 दिन महज ऐसे हैं जिसको लेकर इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, या फिर इसे अगला एक हथकंडा माना जा रहा है, जैसा कि विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि दरअसल चुनाव अभी कराना ही नहीं है, किसी न किसी बहाने समय आगे बढ़ाते जाना है? देखिए, इसमें मैं बता दूं, विशाल की जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है J&K के, उन्होंने लेटर लिखी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जो 10 मई को फाइनल पब्लिकेशन करनी थी इलेक्टोरल वोटर लिस्ट्स की, उसमें थोड़ी और बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो प्रोसेस है, वो अभी कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ और समय चाहिए। तो उसको मानते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनको इजाजत दी है कि वो 27 तारीख तक इसको प्रोसेस को कंप्लीट करें। जहां तक आपने कहा 17, ये सिर्फ 17 दिन की बात नहीं है। अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि ये बहानेबाजी है। मैंने अभी रविंदर शर्मा, जो चीफ स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, उन्होंने भी ये कहा कि पहले जब रिवीजन हुआ था, जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था, तो उस टाइम गुजरात और हिमाचल के भी इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन उस टाइम वो जो गवर्नमेंट्स है वहां पे बन गई, वहां इलेक्शन भी हो गए, नई गवर्नमेंट्स भी आई, लेकिन यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ बहानेबाजी हो रही है, उसमें और बढ़ोतरी की जा रही है, उनका ये कहना है। अब मैं बीजेपी के पास आया हूं। देखिए, बीजेपी का भी वर्जन है। बीजेपी पे इल्जामात हैं कि बीजेपी ही यहाँ पे दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। बीजेपी ये इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि इस पे, क्योंकि वो इलेक्शन से घबरा रहे हैं, इलेक्शन करने से यहाँ पे इलेक्शन को फेस करने से घबरा रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, बहुत ही पुराने और बहुत ही दिग्गज नेता हैं बीजेपी के। श्यामलाल जी, 17 दिन की बात नहीं है, कह रही है कि बढ़ोतरी की जा रही है और बढ़ोतरी की जा रही है। यहाँ पे इलेक्शन करवाना नहीं चाहती है बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है अपोजिशन पार्टी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 इलेक्शन के लिए हमेशा यहाँ पे तैयार है और तैयार रहती है, और पीछे भी इलेक्शनें हुई हैं। मुझे लगता है कि ये बात जो है इलेक्शन कमीशन की है, और वो एक ऑटोनमस बॉडी है, और यहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल अफसर हैं, जैसे आपने पहले ये अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा है कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट कंडीशन है, और एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट और इनएसेसिबल एरिया भी हैं। कहीं स्नो बाउंड एरिया है, कहीं आप देख रहे हैं कि मौसम जो है कल ही किस तरह से आफत कई जगह पे आई हुई है। तो वो एक्सटेंशन जो है यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको 27 तक जो है अनाउंस किया जाए, सो दैट के जो प्रॉपरली जो रिवीजन है वो यहाँ की हो जाए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आती है? आज मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में TN सेशन से लेके आज तक जो भारत का ये चुनाव आयोग है
मुझे लगता है कि उससे एक्सपर्टी तो दूसरे कंट्री भी लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें किसी की इंटरफेरेंस थोड़े है। लेकिन यहां के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेरी सीनियर ऑफिसर एंड मोर ओवर ये उसकी डोमेन बनती है, ये कॉल तो उसने ली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए